नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एम विद राकेश में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? चलेगा, आज एक बेहतरीन शुरुआत करने जा रहे हैं हम सभी, बहुत शानदार तरीके से, है ना। बहुत शानदार तरीके से शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी की। तो हिंदी में धुआं धुआं करने के लिए तैयार हो जाइए। चाहे आप UPSI की तैयारी कर रहे हों, या फिर UPSSC PET की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप RO ARO, है ना, UPPCS RO ARO की तैयारी कर रहे हो, या फिर UP टेट और सुपर टेट, हिंदी यहाँ से धुआं धुआं हो जाएगी आप सभी की। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं दोस्तों आज से। और पहला कहाँ से शुरुआत की है मैंने हिंदी की? देखो, वाक्य शुद्धिकरण से, जो कि आपका, है ना, अगर मैं समीक्षा अधिकारी की बात करूं, SI की बात करूं मैं, है ना, दरोगा भर्ती की बात करूं मैं, या फिर मैं सुपर टेट वगैरह की बात करूं, तो ये जो पोर्शन है आपका वाक्य शुद्धिकरण का, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। और अक्सर करके हम यहाँ से गलतियाँ करते ही करते हैं। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है सबसे पहले कराने के लिए। मैं चाहता तो व्याकरण से शुरुआत कर सकता था आप सभी लोगों की, लेकिन जो जहाँ पर हमारी जो गलतियाँ होती हैं वो अत्यधिक, है ना, होने की जहाँ पे संभावना होती है, हम वहीं से चीज़ों को शुरुआत करेंगे। तो आज अपनी क्लास को हम वाक्य शुद्धिकरण से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, इसके कुछ नियम बताऊंगा मैं आप सभी को कुछ नियम याद कराऊंगा मैं क्लास में ही। और जैसे ही आपको वो नियम याद हो जाएंगे क्लास के अंतर्गत, फिर उसके बाद से कभी भी आपका, है ना, वाक्य शुद्धिकरण से कुछ भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी, है ना, 100%। चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं। कुछ नियम वगैरह हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसको आप अच्छे से याद कर लेना, और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिएगा, बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं वाक्य शुद्धिकरण का। देखो, वाक्य शुद्धिकरण होता क्या है? अगर पूछा जाए कि वाक्य शुद्धिकरण होता क्या है ना, वाक्य शुद्धिकरण क्या होता है, तो आप समझिएगा कि जब किसी वाक्य में क्या होता है, व्याकरण के नियमों का गलत प्रयोग कर दिया जाता है। जो व्याकरण का नियमों का प्रयोग होता है वो क्या किया जाता है, गलत कर दिया जाता है। तो उससे वाक्य में जो अशुद्धि हो जाती है, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए कुछ नियमों का प्रयोग किया जाता है। उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नियम कानून वगैरह का पालन करते हैं। और जिन नियमों और कानूनों का पालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य शुद्धिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ही वाक्य शुद्धिकरण कहा जाता है। अब जो वाक्य में अशुद्धियां आती हैं उनके प्रमुख कारण क्या है, आखिर क्या क्या कारण होते हैं? देखो, जब कोई चीज अशुद्ध होगी, आपको पेपर में क्या पूछी जाएगी, आपको पेपर में एक अशुद्ध चीज दे दी जाएगी, है ना, एक अशुद्ध चीज दे दी जाएगी, और उस अशुद्ध से ही कहा जाएगा कि इसको शुद्ध करिए। क्या कहा जाएगा? कि इसको शुद्ध करना है आपको। अब आपकी मर्जी है उस वाक्य में आप क्या ढूंढते हैं, है ना। उसमें कुछ न कुछ समस्या रही होगी, कुछ न कुछ व्याकरण नियमों का गलत प्रयोग हुआ होगा, तभी तो वो वाक्य जो है अशुद्ध हुआ होगा, है ना, तभी तो वाक्य अशुद्ध हुआ होगा। तो उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में यहाँ क्या करेंगे, कुछ नियम वगैरह आपको याद करने होंगे, कुछ नियम वगैरह आपको याद करने होंगे, जिनसे कि क्या होगा, कभी भी आपका प्रश्न जो है वाक्य अशुद्धि का कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिएगा कि वाक्य अशुद्धि के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कारक रहते हैं, या महत्वपूर्ण कारण क्या क्या हैं। अगर पूछा जाए कि वाक्य अशुद्धि के मुख्य कारण क्या हैं, तो वैसे तो मुख्य दो कारण रहते हैं, और भी हैं, अभी बताऊंगा मैं आगे और भी मुख्य क्या क्या कारण हैं, लेकिन जो मुख्य होते हैं वो दो ही होते हैं। एक तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि, क्या होता है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि, और दूसरा होता है पद संबंधी अशुद्धि। अभी इनको एक एक करके पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, इनके अंतर्गत ही नियम आएंगे। पद क्रम के से संबंधित जो अशुद्धि होती है उसके अंतर्गत कुछ नियम आपको याद करने होंगे, और पद जो संबंधी अशुद्धि है इसके अंतर्गत भी आपको कुछ नियम कानून वगैरह याद करने होंगे। ठीक है, चलेगा। और भी कुछ कारण रहते हैं क्या सर? अरे हाँ, बिल्कुल रहते हैं। तो क्या क्या रहते हैं? तो देखो, अन्य व्याकरण की अशुद्धियां और क्या क्या रहती हैं। तो जो अन्य व्याकरण की अशुद्धियां रहती हैं उनमें आपकी संज्ञा संबंधी अशुद्धि, है ना, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, ये क्या है, ये व्याकरण की अशुद्धियां हैं। और विशेषण संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां, है ना, ये सब जो होती हैं। और एक और होता है इसमें विराम चिन्ह संबंधित, क्या होता है, विराम चिन्ह संबंधित अशुद्धियां, है ना,
विराम चिन्ह संबंधित अशुद्धियां ये भी रहती हैं, और भी है अन्य एक दो और है, बाकी की इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको पूरा करा दूंगा। बाकी शुद्धिकरण एक तरफ से लेकर के जो भी डाउट वगैरह है आपका, ठीक है, जो भी कंफ्यूजन वगैरह है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हो बिल्कुल भी, ठीक है, चलेगा। लेकिन मैं इतना करा दूंगा आपको कि कोई भी परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी इसके अंतर्गत, चलेगा। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पद क्रम संबंधी अशुद्धियां हैं इनको कैसे कैसे नियम लगा करके हम दूर कर सकते हैं, जो पद क्रम संबंधी अशुद्धियां हैं एक एक करके पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से। तो देखो, सबसे पहला नियम आता है आपका, नियम नंबर 1 आता है पदों का क्रम। हमें उस पदों का क्रम पता होना चाहिए कम से कम, कि जो वाक्य में पदों का क्रम रहता है वो क्या रहता है ना। तो देखो, वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, और कर्ता के बाद में कर्म लिखा जाता है। कर्ता के बाद में कर्म लिखा जाता है, और कर्म के बाद क्या आती है? आपकी क्रिया आती है, यानी कर्म के बाद क्रिया लिखी जाती है। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में कर्म, उसके बाद में क्रिया। एक सूत्र भी होता है आपका, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो सभी लोग, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, है ना। क्या? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। जैसे मैंने उदाहरण दिया, राम स्कूल जाता है, तो आपको पता है इसमें कि राम आपका जो है ये क्या है? कर्ता है, ठीक है। स्कूल जो आपका है ये आपका कर्म है, और जाना क्या है? जाता है आपकी क्रिया है। इसका मतलब जो पदों का क्रम है आप लगाना सीख चुके हैं कि सबसे पहले सर कर्ता आएगा, उसके बाद में कर्म, और उसके बाद में क्रिया आएगी। कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक बिल्कुल भी आपको, ठीक है। आप पदों का क्रम लगाना सीख गए, लेकिन क्या इन पदों के अलावा कुछ और भी वो आते हैं क्या पद वाक्य वगैरह में? तो हाँ, आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, आप कहोगे कि सर आते हैं, इनके अलावा भी आते हैं, तो उनको भी लगाना सीख लो। तो उनको भी लगाना सीखो सभी के सभी। चलिएगा फटाफट से जल्दी से सीखते हैं। तो देखो, यदि वाक्य में कर्ता का विस्तारक उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो? कर्ता का विस्तारक उपस्थित हो, तो वह कर्ता से पहले कहाँ आएगा? कर्ता से पहले लिखा जाता है। यानी कर्ता का अगर कोई विस्तारक हो तो वो कर्ता से पहले आएगा, ठीक। पहली बात समझ में आ गई। चलो सर, आगे कोई दिक्कत नहीं। अगला नियम समझो, कर्म का भी विस्तारक उपस्थित हो अगर, तो वो कर्म से पहले, तो फिर वो कर्म से पहले लिखा जाता है, ठीक। बात समझ में आई? कर्ता से पहले उसका अगर विस्तारक आता है तो कर्ता से पहले आएगा। कर्म आता है, कर्म का विस्तारक अगर आता है तो कर्म से पहले आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्रिया आती है ऐसे ही, क्रिया का विस्तारक अगर उपस्थित हो वाक्य में तो क्रिया से पहले लिखा जाता है। कहाँ पर? क्रिया से पहले। अब हमने सीखा था पहले, आपने सीखा था कि सर कर्ता बताया था आपने, कर्म बताया था आपने, और क्रिया बताई थी आपने। यही तो बताया था मैंने, कर्ता, कर्म और क्रिया। वाक्यों का जो पद का क्रम है वो यही होना चाहिए। लेकिन अभी एक चीज और नई जुड़ गई इसमें। क्या जुड़ी? कि अगर सर कर्ता का विस्तारक दिया हो तो वो कर्ता से पहले आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगी। और कर्म का विस्तारक दिया हो वाक्य में तो वो भी कर्म से पहले आएगा। कोई दिक्कत यहाँ से? अगर सर क्रिया का विस्तारक भी दिया हो, क्रिया का विस्तारक भी दिया हो तो वो क्रिया से पहले आएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे उदाहरण में समझिएगा, राम का भाई मोहन, मोहन क्या है? यहाँ करता है। मोहन क्या है यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर मोहन करता है यहाँ पर, और राम का भाई क्या है? तो राम का भाई कर्ता का विस्तारक है। क्या है? कर्ता का विस्तारक है। कोई दिक्कत, किसी कन्फ्यूजन? तो ये कर्ता से पहले आ जाएगा। अंग्रेजी किताबें, किताबें क्या है? कर्म है। किताबें क्या है? कर्म है। और कर्म से पहले मैंने बताया था कि कर्म का विस्तारक, यानी किताबें कैसी हैं? अंग्रेजी की। तो इसका मतलब ये कर्म का विस्तारक, कर्म का विस्तारक। कोई दिक्कत? ज्यादा पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? ज्यादा पढ़ता है, यानी पढ़ता है क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी सर। क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। और ज्यादा क्या हो जाएगा? ये क्रिया का विस्तारक होगा, क्रिया का विस्तारक हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? कर्ता आएगा, कर्ता से पहले कर्ता का विस्तारक, कर्म आएगा, कर्म का विस्तारक आएगा, उससे पहले क्रिया आएगी, क्रिया से पहले क्रिया का विस्तारक आएगा। अब
कोई दिक्कत? राम का भाई मोहन अंग्रेजी किताबें ज्यादा पढ़ता है, यानी कर्ता आया, कर्ता से पहले कर्ता का विस्तार कहा गया, कर्म आया, कर्म का विस्तार, क्रिया आया, क्रिया का विस्तार। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? अब आप पद का क्रम जो होता है वो लगाना सीख चुके हैं। अरे मेरे दोस्तों, पद का क्रम आप लोग लगाना सीख चुके हैं बेहतरीन तरीके से, तो आगे नियम पर बढ़ा जाए। दूसरा नियम आता है कारकों का क्रम। क्या आता है? दूसरा नियम आता है भाई साहब कारकों का क्रम। आपको कारकों का क्रम लगाना आना चाहिए कि कारकों का क्रम क्या रहता है, इसको लगाना आना चाहिए। तो देखो, आप लोग याद करते होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, है ना, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, है ना, इस तरह से आप लोग याद करते होंगे। संबंध, अधिकरण, संबोधन, है ना, ऐसे याद करते रहे होंगे आप लोग। लेकिन ये तो क्या हो गया? आपके पढ़ने का क्रम हो गया। ये तो आपके पढ़ने का क्रम हो गया। लेकिन आप जब भी वाक्य में कारकों का प्रयोग करोगे तो उसका नियम बदल जाता है। सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले संबोधन आता है ना। सबसे पहले जो 8वां कारक है, एक फोन नंबर याद कराऊंगा, फोन नंबर याद कर लेना। सबसे पहले संबोधन आएगा आपका, है ना। उसके बाद में कर्ता, उसके बाद में कर्ता, इसका पहला नंबर होता है कि नहीं होता है? बताइएगा, इसका पहला नंबर होता है कि नहीं होता है? बताइएगा। इसके बाद में अधिकरण आएगा भाई साहब। क्या आएगा? अधिकरण, इसका 7वां नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद में संबंध आएगा। क्या आएगा? संबंध आएगा, इसका 6वां नंबर होता है। इसके बाद में अपादान आएगा। क्या आएगा? अपादान आएगा, इसका 5वां नंबर होता है। जो पढ़ने का क्रम है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, ये नंबर जो लिखा रहा हूं मैं, ये पढ़ने के अनुसार है, ठीक है। संप्रदान सर, इसका 4था नंबर होता है। पढ़ने के क्रम में 4था नंबर होता है कि नहीं होता है? फिर आता है आपका करण कारक। क्या आता है? करण कारक, इसका सर 3रा नंबर होता है। बहुत बढ़िया। और फिर लास्ट में बचता है आपका क्रम, इसका 2रा नंबर होता है। इसका मतलब सर, है ना, 8 आ गया आपका। पहले एक मोबाइल नंबर याद कर लो आप सभी लोग, कभी नहीं भूलोगे। 1 आ गया। अब आप 7 से उल्टे कर दो, 7, 6, 5, 4, 3, है ना, 3, और उसके बाद में 2 और प्लस क्रिया, ये फोन नंबर याद कर लो। बहुत सारे आपने फोन नंबर याद किए होंगे आज तक, है ना, बहुत लोगों के फोन नंबर याद किए होंगे, लेकिन आज ये वाला नंबर याद कर लो आप लोग। कभी वाक्य जो है आपका शुद्ध नहीं होगा, हमेशा सही हो जाएगा, बिल्कुल। तो देखो, संबोधन आया, उसके बाद में कर्ता आया, है ना, उसके बाद में अधिकरण, उसके बाद में संबंध लगाओगे, उसके बाद में अपादान, उसके बाद में संप्रदान, उसके बाद में करण कारक, उसके बाद में कर्म कारक, उसके बाद में आपकी क्रिया आती है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? फोन नंबर आपको याद हो चुका है, 81765432। ये जो है पढ़ने के क्रम में है, जो कारक वगैरह होते हैं उसके हिसाब से नंबर लिखाया है मैंने, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे के समझाओ सर आप तो समझिएगा। हे भगवान, राम हमेशा आगरा से दिल्ली घूमने के लिए कार से जाता है। तो देखो, अब आपसे पूछा गया कि बताओ भैया वाक्य शुद्ध है या फिर वाक्य अशुद्ध है आपका। तो आप कहेंगे सर हमें कारकों का क्रम ही तो चेक करना है, अभी करके बताते हैं सर। सबसे पहले संबोधन आया। अरे सर बिल्कुल संबोधन आया है, अरे सर बिल्कुल संबोधन आया है। मैंने कहा था कि सबसे पहले संबोधन आएगा। चलो, कर्ता नहीं, हमें क्या चेक करना है? राम हमेशा आगरा से, तो आप देखिएगा से कहां पर आता है, यानी आगरा से अलग होने का भाव आ रहा है ना, यानी अपादान यानी 5वां नंबर आ रहा है। आगरा से दूर जा रहा है, वो आगरा से अलग हो रहा है, इसका मतलब सर 5वां। बिल्कुल क्रम सही बैठ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कोई छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्रम लेकिन वही रहना चाहिए। 5वां आ गया सर, दिल्ली घूमने के लिए, तो आप कहोगे सर संप्रदान को के लिए, सर 4था नंबर आ गया है। सर बहुत बढ़िया, क्रम चल रहा है बिल्कुल सही। को के लिए, संप्रदान को के लिए। अब कार से जाता है, कैसे जाता है? कार से जाता है। अरे सर करण कारक यानी 3रा नंबर, सर बिल्कुल क्रम सही है आपका, क्रम सही है आपका। 8 आया है, उसके बाद में 5 आया है, उसके बाद में सर 4 आया है, उसके बाद में सर 3 आया है। आपका जो क्रम है बिल्कुल सर फोन नंबर की तरह बैठ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर 3 पहले आता 4 बाद में जाता
तो भाई साहब कंफ्यूजन हो जाती, दिक्कत आ जाती, वाक्य आपका गलत हो जाता, अशुद्ध हो जाता। लेकिन वाक्य शुद्ध करने के लिए आपको ये फोन नंबर याद करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले संबोधन लगाना है, उसके बाद में आपका कर्ता आएगा और बस उल्टे कर दो संबोधन से 7 6 5 4 3 2, बस और कुछ नहीं करना। जो पढ़ने का क्रम है उसका ठीक विपरीत करना है हमें। आज के बाद कभी भी गलत नहीं करोगे, जो भी आपका कारकों का क्रम रहेगा, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर अगला क्या कहता है, देखो नियम नंबर अगला कहता है भाई साहब, क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द प्रयोग में आ रहा हो तो उनका सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। ये तो मैंने अभी भी बताया आपको, ये तो कारकों के चिन्ह से भी स्पष्ट हो गया है ना। वही नियम है, सेम नियम कि संबोधन कहाँ आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा वाक्य में। कोई दिक्कत यहां तक, यही नियम कह रहा है आपका। क्या कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द हो, प्रयोग में आ रहा हो, तो सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा। जैसे अरे तुम कब आए, इसका मतलब अरे क्या है, ये संबोधन का चिन्ह है आपका। सबसे पहले हे भगवान बहुत बुरा हुआ, सर संबोधन सूचक शब्द सबसे पहले आ रहा है। अंकुश जरा इधर आओ, आना, अंकुश जरा इधर आना, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि जो हम चिन्ह यूज कर रहे हैं किसका, संबोधन सूचक शब्द का, है ना, या फिर संबोधन सूचक चिन्ह का भी अगर प्रयोग कर रहे हैं पहले, तो सबसे पहले प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे, सबसे पहले प्रयोग में लाया जाएगा वाक्य से पहले, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगी किसी को भी, चलेगा। अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब देखना मजा आ जाएगा आपको बहुत शानदार तरीके से, है ना। तब मालूम पड़ेगा इस नियमों की अहमता क्या होती है। अगला नियम कहता है कि यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया, है ना, यदि वाक्य में दो क्रियाएं हो, द्विकर्मक क्रिया हो, है ना, कैसे हो, द्विकर्मक क्रियाएं हो, तो पहले प्रयोग में लाया गया जो कर्म है ना, द्विकर्मक यानी दो कर्म हो, तो क्या होगा, तो पहले प्रयोग में लाया गया कर्म जो होगा सजीव होगा, परसर्ग के सहित होगा और गौड़ कर्म होगा, ठीक है। याद करना इस चीज को, इन जो पॉइंटों को याद करना। पहले प्रयोग में जो कर्म होगा वो कैसा होगा सर, सजीव होगा, परसर्ग के चिन्ह के सहित होगा और गौड़ कर्म होगा। और बाद में जो प्रयुक्त कर्म होगा वो निर्जीव होगा, परसर्ग के बिना होगा, रहित होगा और मुख्य कर्म होगा। कैसा होगा, मुख्य कर्म होगा। तो देखिएगा, जैसे मैंने कहा राम श्याम को पत्र लिखता है, यानी राम श्याम को पत्र लिखता है, पहले प्रयोग में लाया गया कर्म श्याम कैसा है आपका, सजीव है, ठीक सर, सजीव है, कोई दिक्कत नहीं सर। परसर्ग के साथ है, श्याम को यानी परसर्ग सहित है, यानी परसर्ग सहित है, परसर्ग चिन्ह के सहित है। और कैसा है, गौड़ कर्म है, कैसा है, गौड़ कर्म है, बहुत दिक्कत, गौड़ कर्म है, बहुत शानदार, चलेगा। सजीव है, परसर्ग सहित है और गौड़ कर्म है। बाद में जो प्रयुक्त कर्म है सर ने बताया कि वो निर्जीव होगा, बिल्कुल सही है सर, निर्जीव है, बिल्कुल सही है, निर्जीव है, परसर्ग रहित होगा, बिना परसर्ग चिन्ह के होगा, बिना कारक चिन्ह के होगा, तो बिल्कुल सही बात है सर, परसर्ग रहित है, बहुत बढ़िया। और मुख्य कर्म है क्या, हाँ भैया मुख्य कर्म है, राम श्याम को पत्र लिखता है, तो पत्र क्या है इसमें, मुख्य कर्म है, तो बिल्कुल मुख्य कर्म है। अब बिल्कुल शानदार क्लियर होगी चीजें आपको। अगर वाक्य में दो कर्म दिखाई दें, ठीक है, तो पहला वाला जो होगा वो सजीव होगा आपका, गौड़ कर्म होगा और कारक चिन्ह के साथ में होगा। दूसरा जो कर्म होगा आपका वो मुख्य कर्म होगा और कैसा होगा, बिना परसर्ग चिन्ह के होगा। और तीसरी बात वो कैसा होगा, निर्जीव होगा। बिल्कुल सर, अब समझ में आ गया। अगर कहीं पे भी दो कर्म दिखाई दे जाएंगे मुझे, तो मैं तुरंत बता दूंगा कि इसमें पहले कर्म कौन सा लगाया गया है और बाद में कर्म कौन सा लगाया गया है, निर्जीव कौन सा है, सजीव कौन सा है, गौड़ कौन सा है और मुख्य कौन सा है। बिल्कुल वाक्य मेरा शुद्ध कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 6 देखिएगा। यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, ने परसर्ग जुड़ा हो और कर्म के विभक्ति के बिना हो, कर्म कैसा हो, बिना विभक्ति के हो, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिया सकर्मक होगी, क्रिया भूतकालिक होगी और कर्तवाच्य होगा, यानी एक्टिव वॉइस होगा। ये तीन बातें जो हैं निश्चित हैं, ये तीन बातें जो हैं कैसी हैं, निश्चित हैं। तीन बातें होंगी, तीन बातें होना
कैसी है? निश्चित है। 3 बातें होना निश्चित है, 100%, कोई रोक नहीं सकता। बस क्या होना चाहिए कि यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ में ने परसर्ग जुड़ा हो और क्रम कैसा हो? विभक्ति के बिना हो, तो वहाँ 3 बातें होना तय हैं। पहली क्रिया सकर्मक होगी, दूसरी क्रिया भूतकालिक होगी और वाक्य कैसा होगा? कर्तवाच्य होगा, यानी एक्टिव वॉइस होगा। जैसे रीता ने खाना पकाया, रीता ने खाना पकाया, ने आ गया आपका, बिल्कुल ने परसर्ग के साथ में जुड़ा है, कर्ता बिल्कुल जुड़ा है सर, है ना, ने परसर्ग जो साथ में जुड़ा है बिल्कुल जुड़ा है, यानी कर्तवाच्य हो गया। पहला तो सही हो गया सर, यानी कर्तवाच्य हो गया। क्रिया सकर्मक होगी, खाना कैसी है? आप कहोगे सर क्रिया सकर्मक है, खाना कैसी है? क्रिया सकर्मक है, कोई दिक्कत नहीं सर। पकाया यानी क्रिया कैसी है? भूतकालिक भी है, यानी क्रिया कैसी है आपकी? आप कहेंगे सर क्रिया भूतकालिक भी है। सर तीनों नियम फॉलो हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया सकर्मक है, क्रिया भूतकालिक है और कर्तवाच्य भी है, ठीक है। तो नियम आपका फॉलो हो रहा है, वाक्य आपका कभी भी अशुद्ध नहीं होगा, बिल्कुल यकीन मानना मेरा। बस इन नियमों को अच्छे से पढ़ लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नियम नंबर 7 क्या कहता है कि वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म, वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म परसर्ग के सहित होगा। अभी भी नियम हमने पिछले पढ़ा था, अभी हमने पीछे भी नियम पढ़ा था एक ऐसा ही कि कर्म पहला वाला जो होगा वो परसर्ग के साथ होगा, सजीव होगा, है ना। और वाक्य में प्रयुक्त निर्जीव कर्म कैसा होगा? परसर्ग रहित होगा, बिना कारक के चिन्ह के होगा। देखते हैं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यानी वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म जो है, रावण कैसा है? तो आप कहेंगे सर रावण जो है ये सजीव कर्म है। कैसा है? सजीव कर्म है। और सजीव जो कर्म होगा वो परसर्ग सहित होगा, कारक चिन्ह के सहित होगा, कारक चिन्ह के साथ होगा। तो बिल्कुल है, कारक चिन्ह के साथ होगा, तो सर बिल्कुल है, को कारक चिन्ह आ रहा है। मैंने अगला नियम बताया कि जो निर्जीव कर्म होगा ये परसर्ग रहित होगा। निर्जीव कर्म पुस्तक क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये निर्जीव कर्म है। और ये कैसा है? पुस्तक, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, इसका मतलब पढ़ना क्या हो जाएगा? यहाँ बीच में, पढ़ने के बीच में, पुस्तक के बीच में कोई भी कारक चिन्ह नहीं आ रहा है, बिल्कुल नियम फॉलो हो रहा है। वाक्य हमारा कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा बताइएगा कमेंट करके। तो आप कहेंगे वाक्य सर शुद्ध होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक अपवाद भी है, इसको बस याद कर लेना। इसमें एक अपवाद है, इसको याद कर लेना कि यदि किसी वाक्य में बजाना और बढ़ाना ये क्रिया हो, क्या हो? किसी वाक्य में बजाना, बजाते हो ना आप लोग, क्या बजाते हो? ढोलक बजाते हो, डमरू बजाते हो, है ना। और बढ़ाना, झगड़े को बढ़ाते हो, कहीं लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो उसमें कूद जाओगे, करे सर इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, है ना। उसी तरह से तो क्रिया हो तो कर्म के साथ में को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, उसमें चाहे आपका जो कर्म है सजीव हो या फिर निर्जीव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बजाना और बढ़ाना आप देख लो क्रिया, तो कर्म के साथ में को परसर्ग चिन्ह आपका लगेगा ही लगेगा। जैसे मैंने कहा राहुल ने ढोलक को बजाया, राहुल ने ढोलक को बजाया। छात्रों ने झगड़े को बढ़ाया, ठीक है। तो झगड़ा कैसा है आपका? निर्जीव है, तब भी को आ रहा है आपका, और तब भी परसर्ग चिन्ह आ रहा है, को आ रहा है। और राहुल कैसा है आपका? सजीव है, तब भी आपका कैसा आ रहा है? बिल्कुल, राहुल ने ढोलक को बजाया। तो कर्म आपका सजीव हो निर्जीव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आप बजाना और बढ़ाना देख ले, तो बस कर्म के साथ में जो है आपका को परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। बस इतनी बात याद रख लेना, बहुत बेहतरीन शानदार से नियम है, बिल्कुल याद होते होंगे आपको, क्लास में ही याद हो रहे होंगे सभी के सब नियम। अगला देखिएगा नियम। अगला कहता है नियम कि यदि किसी वाक्य का जवाब हाँ या नहीं में देना हो तो उस वाक्य की शुरुआत क्या से की जाती है? कहां से की जाती है? क्या से की जाती है? आपसे कोई पूछे कि आपने खाना खाया, तो इस वाक्य की जो शुरुआत है वो कहां से की जाएगी? और आप कहें कि हाँ खा लिया या नहीं खा लिया, हाँ या ना में जवाब देना हो तो उस वाक्य की शुरुआत क्या से की जाएगी? बस इतनी बात याद रखनी है। आप कानपुर गए? हाँ गए, नहीं गए, कुछ भी जवाब देना हो तो क्या लगाना पड़ेगा? क्या आप कानपुर गए? क्या आप दिल्ली जाओगे? है ना। क्या आपने काम पूरा कर लिया? बस आप एक शब्द में जवाब दे सकते हो,
हाँ कर लिया या नहीं मैं। तो जब भी हाँ या नहीं में देना हो तो उस वाक्य की शुरुआत कहां से की जाएगी, क्या से की जाएगी, कहां से की जाएगी, क्या से की जाएगी। बिल्कुल याद हो चुका है आपको। चलिएगा अगला नियम देखते हैं, बस एक नियम और बचा है। बिल्कुल बिल्कुल फिर क्वेश्चन लगाएंगे। यदि किसी वाक्य में उपाधि और योग्यता की बात की जा रही हो, किसकी, उपाधि की और योग्यता की बात की जा रही हो, तो उपाधि हमेशा नाम से पहले, उपाधि जैसे आप इंजीनियर हो गए, आप डॉक्टर हो गए, आप वकील साहब हो गए, तो ये क्या है, उपाधियां हैं। और ये कब आएंगी, नाम से पहले। ये कहाँ आएंगी, नाम से पहले आएंगी। और योग्यता हमेशा नाम के बाद में। एलएलबी, आपने एलएलबी किया है, आपने बीटेक किया है, आपने एमबीबीएस किया है, आपने बीए किया है, आपने एमएड किया है, आपने बीएड किया है, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ आएंगी, ये आपकी योग्यताएं हैं और ये नाम के बाद में आएंगी। प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, उपाधि है और ये नाम से पहले, राजकिशोर से पहले आ रही है। और ये योग्यता है एमबीबीएस, ये कहाँ आ रही है, नाम के बाद में आ रही है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगी। अभी याद कर लेंगे बहुत शानदार तरीके से हम लोग। आखिरी नियम आपका क्या कहता है, पढ़िएगा। आखिरी नियम आपका क्या कहता है, नियम नंबर 10 क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक विशेषण प्रयुक्त हो तो कालवाचक विशेषण हमेशा पहले। पहला नियम कहता है कि यदि किसी वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक विशेषण आ जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, कालवाचक विशेषण, और उसके बाद में स्थानवाचक विशेषण हमेशा बाद में प्रयोग लाया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं प्रातः 7 बजे कोचिंग जाता हूं। कितने बजे जाता हूं, मैं प्रातः 7 बजे कोचिंग जाता हूं। तो प्रातः 7 बजे क्या है, तो आप कहोगे सर समय बता रहा है ये तो, यानी कालवाचक विशेषण है, यानी कालवाचक विशेषण है जो पहले आएगा। बिल्कुल आएगा, कालवाचक विशेषण है जो पहले आएगा। को कहां पर जाता हूं, तो कोचिंग जाता हूं। ये क्या है, ये स्थानवाचक है। ये क्या है, आप कहोगे ये स्थानवाचक विशेषण है। और ये कब गया, ये बाद में आएगा। ये कहां आएगा, ये बाद में आएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें। मैं प्रातः 7 बजे, जब भी काल देखो, समय देखो, वो पहले आएगा, स्थान की बात आएगी तो वो बाद में आएगा। बिल्कुल दोस्तों, बहुत शानदार से नियम थे। पद क्रम संबंधी अशुद्धियां पढ़ रहे थे, उनमें इतने सारे नियम थे आपके। बिल्कुल इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर में, यकीन मानना मेरा। चलेगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह जल्दी से देखिएगा आपके लिए, बिल्कुल बहुत शानदार से, और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आपका कि इस लड़के पर किसी का डर नहीं और कोई त्रुटि नहीं। इस लड़के पर किसी का डर नहीं, कोई त्रुटि नहीं। वाक्य शुद्ध वाक्य बताइएगा कि कहां से जो है आपका वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य को शुद्ध करना है, बताइएगा। इस वाक्य को आप सभी को अशुद्ध करना है, बताइएगा। बिल्कुल, तो आप कहेंगे कि इस लड़के पर नहीं होगा सर, इस लड़के पर, इस लड़के को होगा। इस लड़के को किसी का डर नहीं, यानी इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। कारक संबंधी अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है। चलिएगा, दूसरा प्रश्न आपके लिए। बाकी के 2 प्रश्न मैं आपको घर से भी करने को दूंगा, है ना, कम से कम आप उसको घर से करके लाना। फिर कल क्लास में मिलेंगे, तब आप सभी जवाब देना कितने आपके सही हुए। वह आदमी जो कल तुमसे तुम्हारा पता पूछ रहा था वे आज पकड़ा गया, है ना। और लास्ट में है कि डी कोई त्रुटि नहीं। ABCD बताइएगा किस जो है ऑप्शन में त्रुटि है, कहां से जो वाक्य है आपका गलत है, अशुद्ध है, बताइएगा। बिल्कुल, तो आप कहेंगे कि वह आदमी जो कल तुमसे तुम्हारा पता पूछ रहा था वह आज पकड़ा गया। वे नहीं आएगा, क्या आएगा, वह आएगा, यानी इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अभी आगे पढ़ेंगे, इनके नियम भी समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से मैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है इसके अंतर्गत। चलेगा, अगला, वह टकासा उत्तर देता है। वह टकासा प्रश्न करता है, वह टकासा जवाब देता है, वह है, ठीक है। वह टकासा जवाब देता है। और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई त्रुटि नहीं है, बताइएगा। वाक्य है कहां पर आपका अशुद्ध है, कहां से आप वाक्य शुद्ध कर सकते हैं, बताइएगा। तो आप कहेंगे टकासा उत्तर देना। क्या, टकासा उत्तर देना, ये क्या हो जाता है, ये इसका मतलब होता है, मुहावरा है ये, कि मैंने उसे टकासा उत्तर दे दिया, यानी चीजें कैसे कर दी, स्पष्ट कर दी चीजें। चीजें कैसे कर दी मैंने,
चीजें मैंने एकदम टके से कर दी, स्पष्ट कर दी। जैसे मैंने आप सभी को नियम समझाए तो मैंने आपको एक टके सा नियम बता दिया कि ये नियम याद कर लो, ये टके से नियम है, यानी मैंने स्पष्ट कर दिया कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बिल्कुल में। ठीक है, तो आपका ए जो है यहां से आपका अशुद्ध होगा। चौथा, छात्रों ने झगड़े में बढ़ाया, कोई त्रुटि नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया था कहीं भी आप बढ़ाना या फिर बजाना कहीं भी देख लो तो कर्म के साथ में क्या आएगी, को परसर्ग चिन्ह आएगा, झगड़े में नहीं आएगा सर। झगड़े को बढ़ाया, झगड़े को बढ़ाया, बिल्कुल। परसर्ग चिन्ह क्या आएगा कर्म के साथ में, बिल्कुल कर्म के साथ में, कर्म के साथ में को परसर्ग चिन्ह आएगा सर। और वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। छात्रों ने झगड़े को बढ़ाया, झगड़े में बढ़ाया नहीं सर, झगड़े को बढ़ाया, बिल्कुल में। बाकी के 2 प्रश्न हैं, ये आपको करके लाने हैं घर से, घर के लिए हैं। ठीक है, MBBS प्रेमासिस मजबूदार डॉक्टर है, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, कौन सी अशुद्धि है मैं बता देता हूं, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। कौन सा नियम लगेगा आप देखना, कौन सा नियम लगाओगे। शीला विद्यालय को सुबह 8 बजे जाती है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, कौन सा नियम लगाओगे ये आप देखोगे। ठीक है, आपके लिए हैं दोनों प्रश्नों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसके जवाब देना मुझे, दोनों के, 5वें का भी और 6वें का भी। ठीक है, दोनों के जवाब चाहिए मुझे कि क्या होगा। चलेगा, तो ये थी आज की शानदार सी क्लास आप सभी के लिए। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कर दीजिए, कुछ भी बाहर नहीं छूटेगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा आपका यहाँ से। ठीक है, वादा है आप सभी दोस्तों से। चलेगा, तो जल्दी से इसकी PDF वगैरह प्राप्त करनी हो, टेस्ट सीरीज क्विज वगैरह देनी हो आपको, तो कहां से, एम कृति ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। चलेगा, तो मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।